भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स या सीडीपी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 3 अंक है, वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। और तीसरा कंडीशन कह रहा है यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता है। 2 मतलब वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो रही है और 5 से नहीं हो रही है। और इसके पहले और आखिरी अंक का योग बीच के अंक के बराबर है। फाइंड द सीक्रेट नंबर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। It has 3 digits. It can be divided by 2, 3, 7 but not by 5. It is the smallest 3-digit number having property given in second and the sum of its first and last digit is equal to the middle digit. अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है तो चारों ऑप्शन से हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें 3 अंक है तो इस चारों ऑप्शन में क्या है, 3-3 अंक का संख्या है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। तो जैसे 2, 1, 0 है, लास्ट में 0 है मतलब यह 5 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होगा। वहीं सेकेंड वाले में है 2, 3, 1, तो अगर हम 2 का विभाज्यता लगाएं तो लास्ट में 1 है, नहीं हो सकती है, तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वहीं तीसरा कह रहा है 1, 3, 2, इसमें देख लेते हैं। जैसे लास्ट अंक 2 है मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 3 का रूल कहता है कि सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3, 1, 4, 2, 6 आ रहा है इसका योग, तो 6 3 से विभाजित है मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि 7 से विभाजित हो, तो 7 से अगर इसको लगा रहे तो 7 एकम 7, 6 13 और 7 के पहाड़ा में 62 है नहीं, तो यहाँ पे यह 7 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है 4, 6, 2, लास्ट में 2 है इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का रूल कह रहा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो अंक का योग इसका 4 है और 6 है और 2 है, 6, 4, 10, 2, 12, यह 3 से विभाजित हो जाएगी इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फिर 7 का रूल कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक क्या है, 4, 6, 2 में इकाई अंक 2 है तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इकाई अंक का 2 गुना और बाकी जो बच रहा है संख्या उसको घटाएंगे, तो 46 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो 42। तो अगर यह जो हमारे पास आ रहा है यह 7 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 7 से होगा, तो 42 7 से विभाजित हो रहा है तो इसलिए 462 भी 7 से विभाजित होगा। और एक हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंक की संख्या है लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले और आखिरी अंक का योग बीच के बराबर है, तो 462 में पहला और आखिरी अंक, तो पहला है 4 और आखिरी है 2, तो इस दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो बीच के बराबर मतलब 6 के बराबर हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है, 2/5 ऑफ अ किलोमीटर इज सेम। तो 1 किलोमीटर का 2/5वां मतलब 1 गुने 2/5, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है मतलब 1000 गुने 2/5। अगर 5 से इसको कट करते हैं तो 200 बार में मतलब 200 दूनी 400, तो 400 मीटर मतलब ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग कितना होगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर 25,351 एंड 3,255। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग निकालना है। तो अगर हम 25,351 का बात करते हैं तो 5 का इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा और इस 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे तो 50 50 मतलब 5050 हो गया
और स्थानीय मान तो ये हो गया, और अंकित मान का बात करें तो कोई भी अंक है उसका अंकित मान तो वही रहता है। तो 5 और 5 मतलब 2 5 है, तो उसका अंकित मान हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 5060 हो गया इस अंक में, मतलब इस संख्या में। फिर कह रहा है 3255। तो 3255 का अगर बात करते हैं तो इस अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50, और इसका हो जाएगा 5, तो ये 55 हो गया। और इस दोनों का अंकित मान 5 और 5 मिला करके 10 होगा, मतलब 55 10 65 हो गया। तो 5060 और 65 को हमको जोड़ना है। 5060 और 65 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 6 12 का 2 1, मतलब 5125। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरा फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह अपने वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने की तुलना में कितने पैसे अधिक मिलेंगे? फ्लोराज फिशिंग कंपनी कैचेज 9000 kg of fresh fish every month. The selling price of fresh fish is rupees 30 per kg and the selling price of dried fish is rupees 120 per kg. But when fresh fish dries, it remains 1/3 of its weight. If Flora sells dried fish, how much more money she will get than if she sells fresh fish? अब मछली इसके पास कितना है 9000 किलो मछली है, और अगर 9000 किलो ताज़ी मछली को 30 रुपये किलो से अगर हम बेचते हैं तो कितना हो जाएगा 2,70,000। 9 तिया 27 मतलब 2,70,000 रुपया हो जाएगा। और वहीं अगर यह मछली सूख जाती है तो इसका विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाता है, और मछली सूखती है तो ताज़ी मछली की 1/3 रह जाती है। तो अभी अगर 9000 किलो है ताज़ी मछली, तो अगर ये सूख जाएगी तो 1/3 से इसको गुना करना पड़ेगा। 3 से 3 बार में कटेगा, मतलब 3000 kg मछली बच जाएगा। तो 3000 kg को अगर हम 120 रुपये kg के हिसाब से बेचते हैं तो 12 तिया 36 मतलब 3,60,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 2,70,000 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,60,000। अगर दोनों को हम घटाते हैं तो 3,60,000 में से अगर 2,70,000 हम घटाते हैं तो 90,000 हमारे पास बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 90,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 अधिक है तब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? 4/7 of total students in a school are girls and the remaining are boys. If there are 211 more girls than boys, then what will be the number of boys in the school? अब हम मान लेते हैं कि स्कूल में कुल विद्यार्थी मान लेते हैं x, तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स का जो संख्या होगा वो x का 4/7 मतलब हो जाएगा 4x/7। तो बाकी जो बचेगा वो बॉयज होगा, तो बॉयज का संख्या क्या हो जाएगा x - 4x/7। तो 4x को अगर हम x में से घटा रहे हैं मतलब 7x - 4x कितना हो जाएगा 3x/7। तो 3x/7 बॉयज़ है और 4x/7 गर्ल्स है। और इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 211 अधिक है, मतलब लड़की की संख्या में से अगर हम लड़का का संख्या घटाते हैं तो 211 होगा। मतलब 4x/7 में से अगर हम 3x/7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 211। ठीक है, अब इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 4x - 3x मतलब x/7 बराबर हो गया 211। तो x बराबर क्या हो जाएगा 211 गुने 7, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूना 14, तो 1477 यहाँ पे टोटल बच्चा है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 3x/7, तो 1477 में हम 3/7 से गुना करेंगे। तो 7 से अगर हम गुना करें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 एकम 7 मतलब 211 गुने हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब 633। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर
चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, का मूल्य 4 रुपये है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसके आयाम इस प्रकार हैं: 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? अ ब्रिक ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर विथ 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर कॉस्ट्स ₹4। Parveen wants to build a wall having the following measures: 1 meter height, 1 meter length and 5 centimeter thickness. How much amount he should spend for bricks in building the walls? तो हमको क्या करना होगा कि दीवार का जो वॉल्यूम होगा, मतलब दीवार का जो आयतन होगा, उससे हमको ईंट के आयतन से भाग करना होगा। तो दीवार का हमारा डायमेंशन क्या दिया है? 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे है 1 मीटर लंबाई मतलब 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मोटाई मतलब 5 हो जाएगा। और ईंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 20 गुने 10 गुने 5। अगर इसको हम कट करते हैं 20 पंचे 100, 10 से 10 दहाई 100, ये 5 से 5 कट हो जाएगा, मतलब 50 ईंट का ज़रूरत होगा। और एक ईंट का कीमत कितना है? 4 रुपये है। तो 50 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 200 रुपया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। द प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग देयर ऑर्डर इज कॉल्ड। अब इस गुण को हम लोग क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ये गुण कहता है कि जैसे अगर जोड़ का बात करते हैं, एडिशन का बात करते हैं, क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ का बात करते हैं, तो जोड़ में कह रहा है कि अगर दो संख्या मतलब a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए। वहीं अगर गुना का बात करते हैं, दो संख्या मतलब a गुने b अगर हम कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा b गुने a का। और यह जो गुण धर्म है ये हमारा सब्ट्रैक्ट और डिवाइड मतलब घटाव और भाग पे काम नहीं करता है। जैसे a माइनस बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। कैसे? तो हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम a को ले लेते हैं 2 और b को ले लेते हैं 3, तो 2 प्लस 3 कर रहे हैं फिर भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 अगर हम कर रहे हैं फिर भी 5 आएगा। सेम वही कंडीशन गुना में हम अगर करते हैं, 2 गुने 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 गुने 2 करेंगे फिर भी 6 आएगा। लेकिन घटाव के सिचुएशन में क्या होगा कि 2 माइनस अगर हम 3 कर रहे हैं तो -1 आएगा, लेकिन अगर हम 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है वो हमारा घटाव पे और भाग पे काम नहीं करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू सर्कमफेरेंस टू द ओल्ड सर्कमफेरेंस। अब हम अगर मान लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या अगर हम r मान लेते हैं तो वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। अगर हम इसका व्यास पे बात करते हैं तो व्यास के हिसाब से हम सीधे फॉर्मूला c बराबर मतलब परिधि बराबर पाई और d लिख सकते हैं, क्योंकि 2r मतलब 2 इंटू रेडियस बराबर क्या हो जाता है? डायमीटर। डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे तो परिधि सीधे हो जाएगा 2 पाई r, लेकिन कह रहा है कि वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए। मतलब फर्स्ट सिचुएशन में व्यास को अगर हम सीधा d रखते हैं तो इस वाले सिचुएशन में हमारा परिधि क्या हो जाएगा? पाई d। लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन में कह रहा है कि व्यास को दुगुना कर दिया जाता है मतलब 2d हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2d। अब इस दोनों का हमको रेशियो कह रहा है निकालने के लिए, तो पाई इंटू 2d बाई पाई d हो जाएगा। पाई d से पाई d कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लाने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसके घर की पूरब दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया जो उसके घर को दिखाता है। मान लेते हैं कि इस लड़का का घर यहाँ पे है जिसको हम एच से दिखा रहे हैं। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया, मतलब स्कूल के लिए एस बनाया है और माया के घर के लिए
एम बनाया है। इसमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? क्लास 5 स्टूडेंट मनोज वेंट टू गेट मिल्क फ्रॉम मायाज हाउस which is 500 meter away to the north of his house. After coming back to his house, he went to his school which is situated 1 kilometer to the east side of his house. In school, he was asked to draw the route from his house to both places. First, he marked a point H on the paper as his house. Then he marked M for Maya's house and S for his school. Which of the following is the most appropriate representation? अब जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसमें कह रहा है कि माया के घर दूध लाने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको ईस्ट मतलब राइट साइड को ईस्ट बोला जाता है, लेफ्ट साइड को वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर में नॉर्थ होता है उत्तर होता है और नीचे साउथ होता है मतलब दक्षिण। तो इसका घर मतलब यहाँ एच पर है तो कह रहा है उत्तर की दिशा में 500 मीटर गया मतलब उत्तर यहाँ ऊपर हो जाएगा जो कि 500 मीटर की दूरी पर है और ये किसका घर है? एम मतलब माया का घर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है जो कि पूरब दिशा में है। तो अगर यहाँ पे घर है तो राइट साइड स्कूल हो जाएगा और ये कितने दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एस बिंदु को एच बिंदु के दाएं अंकित किया गया है। तो एच हमारा यहाँ पे है, एस को दाईं ओर अंकित किया गया है तो बिल्कुल सही बात है, एस को दाईं ओर अंकित किया गया है जिसकी दूरी एच एम से दोगुनी है मतलब एच और एम मतलब माया के घर। तो होम और माया के घर के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो 500 मीटर का दोगुना हो जाता है 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में है। Perimeter of a square is 48 centimeter. The perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of this square. The length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. The difference in areas of the squares and the rectangle. अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। मतलब अगर 48 में हम 4 से भाग करते हैं तो वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा। तो फिर हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 12 गुने 12 मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब फिर कह रहा है कि यही जो वर्ग का परिमाप है वो आयत का परिमाप है और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब आयत का परिमाप किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 48/2 मतलब 24। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसका जो लेंथ है मतलब आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। मतलब अगर चौड़ाई b है तो लंबाई क्या हो जाएगा? b + 4 मतलब b + 4 हो गया लंबाई और चौड़ाई के लिए b ही रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा 24। तो b और b मिला के क्या हो जाएगा? 2b बराबर 24 - 4 मतलब 20। तो b बराबर हो जाएगा 10। तो आयत का चौड़ाई कितना हो गया? 10 और लंबाई कितना है? इससे 4 ज़्यादा मतलब 10 से 4 ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा आयत का लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम 14 को 10 से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का 140। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अंतर कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा है 144 और आयत का क्षेत्रफल 140, दोनों के बीच अंतर है 4 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभाकार डिब्बा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार डिब्बे की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन डिब्बों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार डिब्बों में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाभाकार डिब्बे में पैक किए गए घनों की संख्या से कितनी अधिक है? मतलब हमसे पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन एक घनाभाकार डिब्बा में भी रखना है और घनाकार डिब्बे में भी रखना है और दोनों के बीच हमको अंतर बताना है कि घनाभाकार डिब्बा में घनाकार डिब्बा से कितना ज़्यादा घन वहाँ पे आता है। अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। A cuboidal box has 11 centimeter. Neha wants to pack cubes of side 1 centimeter in these boxes.
the number of cube that can be packed in the cubical box exceeds the number of cube packed in the cuboidal box by the following number। अब यहाँ पे घनाभाकार बक्सा का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभाकार बक्सा का आयतन हो जाएगा 14 गुने 11 गुने 8। अगर इस तीनों को हम गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम घनाकार डब्बे का बात करते हैं तो इसका है भुजा 11 सेंटीमीटर और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, तो 11 गुने 11 गुने 11 मतलब 1331 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तो इसका आयतन 1 ही रह जाएगा। तो अब घनाभाकार डिब्बा में अगर इससे 1 से भाग करते हैं तो 1232 ये घन वाला भुजा हटेगा, सेंटीमीटर भुजा वाला घन हटेगा। वहीं घनाकार डिब्बा में 1331 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन हटेगा। तो दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना है। तो 1331 में से 1232 हमको घटाना है। तो अगर इसको हम घटाएंगे 1331 में से अगर हम 1232 घटा रहे हैं तो 11 में से 2 गया 9 और 12 में से 3 गया 9, मतलब क्या हो जाएगा? 99। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपू अपने कमरे की 4 दीवारें रंगाना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार है और आमने सामने की दीवारों का माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर गुने 3.5 मीटर और 4.5 मीटर गुने 3.5 मीटर है तथा दीवारों को रंगने का मूल्य 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों को रंगने का कुल मूल्य क्या होगा? दीपू वांट्स टू पेंट ऑल द 4 walls ऑफ हिज रूम। All the walls are rectangular shape and opposite walls are same measurement. If the size of walls are 4 meter into 3.5 meter and 4.5 meter into 3.5 meter and cost to paint the wall is rupees 22 per square meter, what will be the total cost to paint the walls? पे लेंथ हो जाएगा हमारा 4.5 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 4 मीटर और हाइट हो जाएगा 3.5 मीटर। और कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो 2 रहेगा यहाँ पे, एल है कितना? लेंथ है 4.5 और ब्रेथ कितना है? 4 है। तो 4.5 प्लस 4 इंटू हाइट है 3.5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59.5। तो 59.5 आया और ये कह रहा है कि 22 रुपये इसका मूल्य है। तो 59.5 में अगर हम 22 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1309। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, 1309 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है, नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। 4 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। चारों का यहाँ छूटने का समय दिया है और पहुंचने का समय दिया है, मतलब डिपार्चर टाइम दिया है और अराइवल टाइम दिया है। अगर ये 6 बजे निकल रही है और उसी दिन मतलब 6 बजे सुबह में ये निकल रही है गाड़ी और उसी दिन 14:07 मतलब 2:07 पे पहुंच रही है, तो 6 बजे सुबह से 12 बजे तक 6 घंटा हो गया और फिर 2:07 मतलब 6×2 8 घंटा 7 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे इस गाड़ी को कितना टाइम लगा है? 8 घंटा 7 मिनट। वहीं दूसरी गाड़ी 20 बजे मतलब शाम के 8 बजे चलती है और 4:30 पे अगले दिन पहुँचती है। तो अगर 8 बजे शाम से 12 बजे रात का बात करें तो 4 घंटा और यहाँ पे फिर 4 घंटा 30 मिनट, मतलब ये दूसरी गाड़ी जो है वो 8 घंटे 30 मिनट समय लेती है। तीसरी गाड़ी चलती है 8:10 पे और सुबह पहुंचती है 5:20 पे। तो 8:10 से अगर 4 घंटा हम ऐड करते हैं तो 12:10 हो जाएगा रात्रि का और फिर 5:20 मतलब 5 घंटा और ऐड करना है तो 4 घंटा और 5 घंटा 9 घंटा और इधर 10 मिनट यहाँ पे मतलब 9 घंटा 10 मिनट लगेगा। वहीं ये चौथी गाड़ी जो है वो 22:25 मतलब 10:25 रात्रि में चल रही है और सुबह 7:40 पे पहुंच रही है। तो 10:25 से रात्रि का 12:25 में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा और फिर 7:40 मतलब इधर 7 घंटा, तो 7×2 9 घंटा और 25 मिनट और 15 मिनट मतलब 9 घंटा 15 मिनट। तो इसमें पूछ रहा है कि सारणी के अनुसार कौन सी रेलगाड़ी भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। तो रेलगाड़ी ये सबसे चौथी रेलगाड़ी जो है KLK वाली जो गाड़ी है ये सबसे ज़्यादा समय लेती है। कितना टाइम लेती है? 9 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईसा के चाचा का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये है। यदि वह कार से अपने चाचा के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ईसाज अंकल्स हाउस इज सिचुएटेड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। With 1 liter petrol, she can travel 15 kilometer and it costs rupees 95 per liter. She has rupees 2500 with her. If she goes to her uncle's house and returns by filling the necessary quantity of petrol, how much money will be left with her? अब उसके मतलब ईसा के घर से उसके चाचा के घर की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की दूरी है और 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? 15 किलोमीटर। तो बट्टा अगर हम 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना इसका पेट्रोल खर्च होगा? 10 लीटर होगा। लेकिन यह 10 लीटर पेट्रोल तो सिर्फ उसको जाने में लगेगा, क्योंकि दूरी जो है वो 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर उसको जाना भी होगा और 150 किलोमीटर फिर वापस भी आना होगा। मतलब फिर से उसको 10 लीटर और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब टोटल उसको पेट्रोल कितना खर्चा हो रहा है? 20 लीटर पेट्रोल खर्चा हो रहा है। और पेट्रोल कितने रुपये है? 95 रुपये। तो 95 के हिसाब से 20 लीटर का अगर हम दाम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 का 0 1 मतलब 1900 रुपये हो जाएगा इसका। और इसके पास कितने रुपए हैं? 2500 रुपये। तो अगर यह 2500 में से 1900 का पेट्रोल भरवाती है तो कितना रुपया बच जाएगा? 600 रुपया बच जाएगा। मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।